एक्चुअली द फेज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सेल की क्या होती है? डिवीजन होती है। फेज ऑफ सेल डिवीजन है कि सेल इसमें क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो उस डिवीजन को हम नाम देते हैं माइटोसिस का। क्या नाम देते हैं बेटा? माइटोसिस। अब हमारे पास जो माइटोसिस है, माइटोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये टाइप है किसकी बेटा? सेल डिवीजन की। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द डॉटर सेल्स receives, अब सेल्स है तो फिर रिसीव होना चाहिए, receive the same number of chromosome as present in parent cell। बेटा जो पेरेंट सेल डिवाइड होने जा रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद, फर्ज करें हम अपनी बात करें 46 है, तो उससे बनने वाले दोनों जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 46 होगी। ये हो गया पेरेंट सेल, ये दोनों हो गए डॉटर सेल्स। अच्छा, ये जहन में रखें। अब सवाल पूछा जाता है कि सर जी हमेशा हम जो लफ्ज है वो डॉटर का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इनको सन सेल नहीं कह सकते। सन सेल भी तो एक वर्ड है ना। वो पेरेंट से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ बेटियां तो नहीं होती, बेटे भी तो हो सकते हैं। तो अब पेरेंट सेल इज एक्चुअली द मदर सेल। पेरेंट सेल हमेशा कौन होता है? मदर सेल। वो फादर सेल नहीं होता, क्योंकि पैदा करना या जन्म देना किसका काम है? मदर का। वो माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। इसलिए उस सेल का जो डिवाइड होकर अपने जैसे दो बना रहा है या नए सेल पैदा कर रहा है तो वो माँ ही है। इस वजह से उसका नाम हमने क्या रखा? मदर सेल। अब सवाल है कि आगे सन सेल क्यों नहीं है? क्योंकि आगे डॉटर है, तो इन फ्यूचर यही डॉटर भी फिर क्या बनेंगे? मदर सेल बनेंगे। अगर सन होता तो सन कैसे मदर सेल बनेगा? इसलिए हम वर्ड कौन से इस्तेमाल करते हैं बेटा? मदर सेल और डॉटर सेल की बात करते हैं। मदर सेल वो डिप्लॉयड सेल जो तकसीम हो रहा है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड जो तकसीम होकर दो सेल्स बना रहा है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसे रह जाएं, तो सेल डिवीजन की ऐसी टाइप का नाम क्या होगा? माइटोसिस होगा। बेटा हम माइटोसिस की अगर बात करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं दो फिर सब फेजेस में। माइटोसिस को अगर हम कहें ये इट इज एन एम फेज, ये क्या है? एक एम फेज है। अगर ये एम फेज है तो इस एम फेज के अंदर फिर से हमारे पास दो हिस्से हैं, दो सब फेजेस हैं। नंबर 1 आप लोग लिखते हैं यहाँ पर बेटा, उसका नाम है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। कैरियो, ये कैरियोकाइनेसिस क्या चीज है? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हमारे पास क्या चीज है? दूसरा है हमारे पास, आप लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बेटा ये जो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है, ये दो सब फेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, जो पहला है नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is called as karyokinesis, while the division of the whole cell into two cell is called as cytokinesis। तो दूसरा जो है आपके पास स्टेप, उसका नाम क्या है? साइटोकिनेसिस, जिसमें सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, दो बनाए चार बनाए जो भी। माइटोसिस के केस में एक सेल से दो बनते हैं, मियासिस के केस में एक सेल से चार सेल्स बनते हैं, लेकिन वो हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि जितने क्रोमोसोम भी होते हैं मदर सेल या पेरेंट सेल में, वही वाले सेल किस में चले जाते हैं? डॉटर सेल्स में जाते हैं। और डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम्स की तादाद मेंटेन रखती है। कौन मेंटेन रखती है? ये माइटोसिस।
अब बेटा माइटोसिस के जो फेजेस हैं, जिसको आपने सबसे पहले नाम दिया कैरियोकाइनेसिस का, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके फिर से 4 सब फेजेस हैं। इस फेज के फिर से 4 सब फेजेस हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज प्रोफेज, नंबर 1 इज प्रोफेज, नंबर 2 इज मेटाफेज, नंबर 3 इज एनाफेज। ये मेटाफेज, फिर एनाफेज, नंबर 4 इज टेलोफेज। ये अब देखिए आप लोग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस हैं। ये शुरू से ऐसा नहीं है कि यही शुरू हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस के इनके सब फेजेस से पहले एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। वो वाला फेज जो है सबसे पहले स्टार्ट होगा कहां से? फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। हम क्या नाम देते हैं बेटा उनको? माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। सबसे पहले क्या चीजें बन जाएंगी? माइटोटिक अपरेटस। लिसन वी केयरफुली के व्हाट आर द माइटोटिक अपरेटस। इनको जरा सुनिए, तवज्जो कीजिए बेटा। जो एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के साइड पर 2 अदद सेंट्रियोल होते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? सेंट्रियोल्स हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते हैं। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स को आपने पढ़ा था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपने उनको नाम दिया था। उन 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जब मिल जाते हैं तो उनसे एक सेंट्रियोल बनता है। एक सेंट्रियोल, फिर दूसरा सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज देयर। जब एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद हो, इस वजह से बेटा एंट्री टेस्ट के हवाले से बाज़ इसका एमसीक्यू आ जाता है कि सेंट्रियोल्स क्योंकि 2 होते हैं तो हम इनको कलेक्टिवली तौर पर नाम देते हैं सेंट्रोसोम का, कि जितने भी सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रोसोम कहलाते हैं। या फिर उसका दूसरा नाम है डिप्लोसोम। इसलिए डिप्लो डाई फॉर 2, सोम मीन बॉडीज, मतलब 2 बॉडीज इकट्ठे हैं तो डिप्लोसोम भी उसका नाम रखा जाता है। खैर, तो ये सेंट्रियोल्स डिवीजन से पहले ये क्या होती है? तकसीम हो जाती है, और तकसीम होकर ये 2 अपोजिट पोल्स के ऊपर आप लोग लिखेंगे, ये चली जाती है। जो 2 अपोजिट पोल्स हैं वहां पर चल जाती है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपने आप को इस तरह से दरमियान में जोड़ लेते हैं कि वो न्यूक्लियस से उनका साइज बड़ा होता है। न्यूक्लियस के ऊपर ऊपर सारी साइड से, न्यूक्लियस जो गोल है, ये गोल न्यूक्लियस है, इधर भी जाल सा, इधर सारी साइड से एक जाल सा जो है वो बना हुआ होता है। ये दरमियान में ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस है। इसके ऊपर सारी साइड से क्या मौजूद है? ये जाल सा मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिनको हम नाम देते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये पूरा सेल हो जाएगा। अब बाहर की जानिब जो रेडिएट करने वाले शॉर्ट फाइबर्स हैं, शॉर्ट रेडिएटिंग टू द आउटवर्ड, कॉल्ड एज एस्टर्स। ये कौन से फाइबर्स हैं? एस्टर्स हैं, या एस्ट्रल फाइबर्स कह लें, एस्ट्रल फाइबर कह लें, या एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स कह लें। दूसरे विच आर रेडिएटिंग इनवर्ड, इधर से भी, इधर की जानिब, इधर वाले इस जानिब, मतलब सेल के अंदर की जानिब जो रेडिएट कर रहे हैं, ये सारे जो अंदर की, दे आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। इस बात को तवज्जो से सुनेंगे, बातें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी बेटा। ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाएंगे। अब मैं न्यूक्लियस को मिटा देता हूं ताकि ये जरा दरमियान में डायग्राम को हमारी खराब ना करे, अदरवाइज ये मौजूद है फिलहाल। अब देखें, एक सवाल पूछा जाता है कि भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन क्यों होती है? व्हाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन? सवाल है ना। अब आप कहते हैं उसके पीछे रीजन है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका जो जाल बन रहा है दैट इज लार्जर देन द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से बड़ा है और बाहर की जानिब है, जबकि क्रोमोसोम किधर है? दे आर विद इन द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे किसी तरीके से तो ही अटैच हो सकेंगे ना स्पिंडल से। स्पिंडल से अटैच नहीं होंगे तो बराबर डिवीजन भी नहीं हो सकेगी।
लिहाजा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर वाला कमरा है वो टूटता है, अंदर वाला कमरा टूटेगा तो बाहर की छत जो ऊपर लटकी हुई है उसके साथ जाकर वो क्रोमोसोम अटैच हो सकेंगे, तो वो स्पिंडल के साथ अटैच होता है। अब जिन स्पिंडल्स को आप लोग देखेंगे जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होता है, ये जो नजर यहाँ पर रखिए बेटा, ये एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, आपके पास एक क्रोमोसोम है बेटा। क्रोमोसोम का ये होता है सेंट्रोमेयर। ये क्या होता है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के दोनों साइड्स पर प्लेट्स लगी होती है, उन प्लेट्स का नाम है कैनिटोकोर प्लेट। कैनिटोकोर है, क्या नाम है, काइनिटोकोर। कैनिटोचोर नहीं है, कैनिटोकोर। ये कैनिटोकोर प्लेट्स होती हैं खास किस्म की प्रोटीन की बनी हुई सेंट्रोमेयर के साथ। यही जो कैनिटोकोर है दरअसल स्पिंडल्स के साथ ये अटैचमेंट के लिए हुक्स देती है, ये जगह प्रोवाइड करती है जिधर दोनों साइड से, इधर से भी स्पिंडल आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, इधर से स्पिंडल इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, दोनों साइड से। वो वाले स्पिंडल फाइबर्स, यहां नजर करें तमाम लोग, वो वाले स्पिंडल फाइबर्स जिनके साथ क्रोमोसोम्स ने अटैच होना हो बेटा, उन स्पिंडल फाइबर्स को हम नाम देते हैं कैनिटोकोर स्पिंडल्स। क्या बोलेंगे, कैनिटोकोर स्पिंडल्स। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसके साथ अटैच हो रहे हैं, कैनिटोकोर के साथ। सो द स्पिंडल फाइबर्स तो वो हो गए, देखो ना आपने डिफाइन किया, आपने कहा कि वो वाले शार्ट फाइबर्स व्हिच आर रेडिएटिंग, का मतलब होता है जाना, जो मूव कर रहे हैं, मूव आउटवर्ड, बाहर को जा रहे हैं, तो दे आर द एस्टर्स या एस्ट्रल फाइबर्स। जबकि वो वाले जो अंदर को मूव कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। नाउ द स्पिंडल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब स्पिंडल फाइबर्स आपके पास दो तरह के हैं, एक वो जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज कैनिटोकोर स्पिंडल्स, ये स्पिंडल फाइबर्स। अब वो जो नहीं अटैच होते, वो दोनों साइड से, इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे, दरमियान में आकर एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, मतलब आपस में अटैच हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेट। तो वो यहां पर आकर इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, इंटरडिजिटेट। जो इंटरडिजिटेट हो जाए आपस में, these spindle fibers are called as polar spindle fibers। वो क्या कहलाएंगे, पोलर स्पिंडल फाइबर। सारी बातें भूल जाएं, एक बात याद रखनी है, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए वो कैनिटोकोर, जो ना अटैच हुए वो पोलर, ठीक है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने मेरी पहले वाली बात को फॉलो करना है, ठीक है बुद्धू। तो ये यहाँ से आपने याद रखना है कि वो आकर आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, दोनों साइड से आकर इन द सेंटर, दरमियान में, वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, उनका नाम रखा है पोलर स्पिंडल्स। अब द स्पिंडल फाइबर्स इंक्लूडिंग द कैनिटोकोर एंड द पोलर स्पिंडल फाइबर्स, द एस्ट्रल फाइबर्स एंड द सेंट्रियोल्स, these collectively called as mitotic apparatus। ये कलेक्टिवली तौर पर क्या कहलाते हैं बेटा, माइटोटिक अपरेटस कहलाते हैं। माइटोटिक अपरेटस की बेहतरीन डेफिनेशन आपको दी है। ये सारी चीजें जो बन चुकी हैं, these are the mitotic apparatus। When the mitotic apparatus has been formed, then the further phases will be proceeded। ठीक है जी। वो कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हम इनको देखेंगे, इसके लिए आप लोगों ने तवज्जो करनी है बेटा। सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रोफेज को। माइटोसिस का जो प्रोफेज है, ये स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बन चुके, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है, अब क्रोमोसोम्स ऐसा ऐसा अपीयर होंगे। कैसे अपीयर होंगे, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल आप लोग कहेंगे कंडेंस करेगा। बेटा कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ता है, वो जो थिन फाइबर्स हैं वो थिक हो जाते हैं, उनकी लंबाई शॉर्ट हो जाती है, इस वजह से अब वो जब थिक होते हैं तो ऐसा ऐसा अपीयर हो जाएंगे। दे अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स।
वो क्रोमोसोम्स की सूरत में अपीयर होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल स्टार्ट टू अटैच, ये अटैच होते हैं किसके साथ? स्पिंडल फाइबर्स के साथ, अटैच्ड टू कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये भी शर्त है, कैनिटोकोर स्पिंडल्स, ये कैनिटोकोर स्पिंडल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। चौथे नंबर पर आप बात यहां पर लिखेंगे, जो यहां पर चौथी बात है वो ये है कि ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, पहले न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई जमा है उसकी, न्यूक्लियोलाई जो है वो क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियर मटेरियल जो है, अपना न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगी? वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। और अब प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। बेटा हम 46 के 46 क्रोमोसोम्स को यहां पर नहीं दिखा सकते, हम लोग उसमें से 2 या 4 दिखा देंगे मैक्सिमम, तो हम फर्ज करें 2 दिखा देते हैं। ये एक क्रोमोसोम, इधर दूसरा क्रोमोसोम, तो ये 46 सपोज करना है आपने। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। गोल गोल सा क्रोमोसोम है, अपना न्यूक्लियस है। अब ये कप के अंदर थोड़ी सी चाय ना होती तो फिर मैं इसको जरा टेढ़ा कर लेता। खैर आपने समझना है कि दिस वन इज द, ये केज है, स्पिंडल फाइबर्स का केज है। सारी साइड से पूरे एक एक क्रोमोसोम करके इस तरह से एक रिंग की सूरत में इकट्ठे हो गए, कुछ इधर पड़े हुए कुछ इधर, अभी तरतीब नहीं पाई। ये वाले जब अटैच हो चुके हैं तो कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ? प्रोफेज का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब अगला जो फेज आने जा रहा है, इसमें आप लोगों ने लिख दिया क्या चीज हुई? प्रोफेज। अगला जो फेज है दैट इज मेटाफेज। बेटा मेटाफेज के अंदर क्या होगा? दीज क्रोमोसोम विल डिस्प्ले, ये अपने आप को क्या कर देंगे? डिस्प्ले कर देंगे। कहां पर डिस्प्ले कर देंगे? डिस्प्ले एंड अरेंज्ड और ओरिएंट देमसेल्व्स। ओरिएंट का मतलब भी तरतीब पाना होता है। दीज क्रोमोसोम्स आर ओरिएंटेड इन मिड लाइन। वो कहां पर ओरिएंटेड हो जाते हैं बेटा? मिड लाइन पर। मिड लाइन का मतलब बिल्कुल दरमियान वाली लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। ये आप यूं तस्वीर कर लीजिए कि ये सेल है, अब क्रोमोसोम बिल्कुल सारे के सारे 46 के 46 अब वो पूरे एक रिंग की सूरत में आपको नजर आएंगे। बाकी जो ना आप ऐसे बना देंगे जी, ये पोलर हैं कुछ, ठीक है, ये एस्ट्रल फाइबर्स, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। सारे जो 46 के 46 क्रोमोसोम्स हैं, नाउ दीज कम इन द सेंटर मिड लाइन। दैट मिड लाइन इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, या इक्वेटर कह लो। उस प्लेट के अंदर व्हेन दे आर ओरिएंटेड, जब ये पूरे पूरे आ गए हैं, दिस फेज इज कंप्लीटेड नाउ, द मेटाफेज। मेटाफेज का यही काम है कि क्रोमोसोम जो कुछ इधर पड़े थे कुछ उधर पड़े थे, जहां पे बिखरे पड़े थे, फिलहाल अटैच थे, अब वो बिल्कुल कहां पर आ चुके हैं? इन द सेंटर रिंग लाइन। अब देखें जरा इधर तवज्जो कर ले, ये जाल है, ठीक है ना, ये जाल है। इस जाल के अंदर ऐसे जो क्रोमोसोम का एक रिंग बना हुआ है, उसमें ये सारी साइड से ये मौजूद है रिंग की सूरत में, और एक सेंट्रल लाइन एक रिंग बन रहा है। क्लियर है बात? समझ आइए बेटा। तो मेटाफेज कंप्लीट। मेटाफेज के बाद अगला जो फेज है दैट इज एनाफेज। एनाफेज हमेशा किसी भी डिवीजन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कौन सा फेज होता है? ये बहुत ही ज्यादा आप लोग कहते हो कि क्रिटिकल फेज होता है। कौन सा फेज है बेटा? ये हमेशा क्रिटिकल फेज होता है, एनाफेज। कैसे ये क्रिटिकल होता है? ये इसलिए क्रिटिकल होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स की पार्टीशन इधर होती है, टूटते इधर है, या अगर तकसीम होकर ग्रुप्स बनाने तो 2 ग्रुप्स इधर बनाएंगे। अब दोनों साइड से आप देखिए कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनके ये ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, और दीज प्रोटीन्स आर कंट्रैक्टेबल प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, सुकड़ सकती हैं। ये कंट्रैक्ट करेगी, ये इधर को कंट्रैक्ट करेगा, ये इधर, ये वाले इधर को कंट्रैक्ट करेंगे, ये वाले इधर। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स पड़ेगी। जरा फोर्स को देखिए, ये ऐसे क्रोमोसोम है, इधर भी इधर भी,
इधर वाला धागा इसको खींच रहा है, इधर वाला धागा इसको खींच रहा है। जब ये खींच रहे हैं, दो धागे बन रहे हैं, दो में ये खींचेंगे तो सेंट्रोमेयर वाली जगह से ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। जब ये अलहदा होते हैं तो जरा जो सेल है उसकी शेप भी चेंज होती है। सेल की शेप भी बेटा क्या होती है, चेंज होगी। वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, जरा बनानी है। सेल थोड़ा सा इलांगेटेड हो जाएगा। अब क्रोमोसोम जब टूटते हैं उस वक्त इनकी खास शेप्स पैदा होती हैं। ये टूट रहे हैं, ऐसे जो टूट रहे हैं तो उनको खींचा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको जैसे अभी बुला रहा हो और दूसरा जैसे उसको बुला रहा हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो। सो उस तरह वाली इनकी शेप बनी हुई है। अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो इनकी शेप्स यहीं पर बनती है। ये शेप शो कर रही है कि इट्स अ वी शेप। कुछ की जब बाजू छोटी होती है तो वो जे शेप भी हो सकते हैं, कुछ एल शेप होता है और समटाइम आई शेप भी हो सकती है। ये इधर को खींचे जा रहे हैं, ये इधर, ये जो है क्रोमोसोम एक दूसरे से उस जगह से अलहदा हो गए। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हुए, ये एनाफेज है। अर्ली एनाफेज में दबाव पड़ता है, थोड़ा सा एक दूसरे से अलहदा हो गए। जो लेट एनाफेज है उसमें मुकम्मल तौर पर अलहदा होकर अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। फिर आ जाता है टेलोफेज। टेलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। उसमें क्रोमोसोम्स मुकम्मल तौर पर बिछड़ के अलहदा होकर हाफ उनका टूट के इधर आ गए, हाफ इधर, मतलब 46 उधर गए, 46 उधर। लेकिन अब ये 46 जो है इनके अंदर दो आर्म नहीं है, इनके पास एक आर्म है। फिर वो जब एस फेज से इंटरफेज से गुजरेंगे, तैयार हो जाएंगे, दोबारा से ऐसे बन जाएंगे है। तो अब दोनों साइड्स पर चले जाएंगे। फिर आपने वो वाला फेज दोहराना है। क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ कंडेंस होता था, यहाँ पर डीकंडेंस। अपीयर्स क्रोमोसोम्स अपीयर होते थे, यहाँ पर डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अटैच टू कैनिटोकोर, तो कैनिटोकोर स्पिंडल सारे गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होती थी प्रोफेज में, यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होती थी, यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। दोनों साइड्स पर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, इधर भी क्रोमोसोम्स, इधर भी क्रोमोसोम। सेल की शेप अब कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे। यहां तक का जो फेज है, इधर भी सेंट्रियोल्स, इधर भी सेंट्रियोल, यहां तक जो फेज है न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं। दिस इज सेड टू बी एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड नाउ। कैरियोकाइनेसिस क्या हो चुकी बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब जो आपके पास है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस में फिर सेल का साइटोप्लाज्म और सेल पूरा डिवाइड हो जाता है। एनिमल सेल्स में फरो फॉर्मेशन होती है। फरो फॉर्मेशन का मतलब सेल अंदर को पिंच होता है। सेल अंदर को पिंच होता है। पिंच होकर दो सेल्स में तकसीम हो जाता है। जबकि जो माइटोसिस का टेलोफेज हो किसमें, प्लांट सेल के अंदर, वहां पर ऐसे नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेल वॉल होती है, लिहाजा सेल वॉल वाली जगह की वजह से एक तो सेल की शेप चेंज नहीं होती, ये रिजिड होता है। ये सेल जो है प्लांट सेल, क्योंकि इसकी सेल वॉल है, इस वजह से रिजिड होता है। दूसरा, इसमें फरो फॉर्मेशन नहीं होती, ये डिवीजन हो गई, दो न्यूक्लियस अपीयर हो गए। दरमियान में गाल्जी बॉडीज क्या बनाती है, गाल्जी बॉडीज वो एक खास किस्म के पार्टिकल्स बनाती है बेटा, उनको बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। सो फ्रेगमोप्लास्ट दरमियान में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या मटेरियल इकट्ठा करते हैं। बाद में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, ये सेल अलहदा से हो जाता है, ये सेल अलहदा हो जाता है। दिस इज द फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट किससे बनते हैं, गाल्जी बॉडीज से बनते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल में कोई फरो फॉर्मेशन नहीं होती। ये आप लोगों की मैं आज आपको